अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने NTS KP के एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पेपर सॉल्व करना शुरू किए थे और आज की वीडियो में हम CT का पास पेपर अपलोड करेंगे। ये पेपर 2018 में NTS ने कंडक्ट किया था। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स पार्ट के पहले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स इज। आपको कुछ नंबर्स गिवन है और हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है, असेंडिंग का लफ्ज़ असेंड से है, जिसका मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। यानी हमने इन नंबर्स को फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर लिखना है। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है और इसी तरतीब से सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में लिखना है। जिस तरह एक होता है असेंडिंग और उसके उल्ट उसके मुतजाद है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे बाद में। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जिस तरह इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, तो इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। अब आप देखें, आपके सामने नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे 0 सबसे दरमियान में लिखा है और 0 के राइट साइड पे जो नंबर है वो बड़े हैं, यानी कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, इस तरह नंबर बढ़ रहे हैं। जबकि जो नंबर 0 के लेफ़्ट साइड पे लिखे हैं वो कम हो रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं -5 इज़ लेस देन, -5 छोटा है -3 से। तो 0 के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर जा रहे हैं वो कम हो रहे हैं और जो 0 के राइट साइड पे हैं वो नंबर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो स्मॉलर हैं देन पॉजिटिव। तो इसलिए आप चेक करें कि ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ए ऑप्शन में है कि -3 इज़ ग्रेटर देन -2, तो ये तो गलत है, -3 छोटा है -2 से। बी ऑप्शन में है 2 इज़ लेस देन -1, ये भी गलत है क्योंकि 2 बड़ा है -1 से। सी ऑप्शन में है -2 इज़ लेस देन -3, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि -2 ग्रेटर है -3 से। जबकि डी ऑप्शन में है -3 इज़ लेस देन -2, ये भी ठीक है, -2 छोटा है -1 से, -1 0 से छोटा है, 0 इज़ लेस देन 2, 2 इज़ लेस देन 3 एंड 3 इज़ लेस देन 4। यानी इन नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर ऑप्शन डी में लिखा है। तो सबसे पहले हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया और उसके बाद यहाँ पर लेस देन का सिंबल लगा लिया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। राउंड ब्रैकेट्स इनमें से कौन सी है? यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, इन ब्रैकेट्स का नाम है करली ब्रैकेट्स। बी में जो ब्रैकेट्स हैं इनका नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, जबकि सी ब्रैकेट्स का नाम राउंड ब्रैकेट है। डी में जो ब्रैकेट है इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि एक करली ब्रैकेट है जबकि एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्शन ऑफ -7 एंड -4 गिव्स। यानी -7 और -4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -4 और -7 की सब्ट्रैक्शन को हम कुछ यूँ लिखेंगे, -7 और दरमियान में एक और माइनस का साइन डालेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये -7 + 4 बन जाएगा। 7 - 4 इज़ 3 और साइन हमेशा यूज़ करेंगे बड़े नंबर का, तो ये आ जाएगा -3। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है, -3। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ A इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू, यानी कि A इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? हमने लेट कर लिया कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये स्क्वायर शेप है, जो कि स्क्वायर शेप आपको नज़र आ रही है, यूनिवर्सल सेट है। और ए जो है ये दरमियान में जो सर्कल बना हुआ है ये सेट ए है। अब ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट -a, यानी यूनिवर्सल सेट में से आप ए को निकाल दें। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देंगे तो ये बाहर जो शेडेड एरिया है जो आपको येलोविश कलर में नज़र आ रहा है ये ए कम्प्लीमेंट है, और ब्लूइश कलर में जो सर्कल के अंदर शेड हुआ है ये ए सेट है। अब देखिए, हमने ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी ए और ए कम्प्लीमेंट में क्या चीज़ कॉमन है हमने ये देखनी है। तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आप देख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए से बाहर वाला एरिया। तो ए और ए कम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है, नल सेट। क्वेश्चन नंबर 5, दिस सिंबल इज कॉल्ड। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? अगर ऐसा लिखा हो √9 और बाहर 3 हो, अब ये 3 बिल्कुल स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है। अंदर का मतलब ये है कि जो सिंबल के अंदर जगह बनी हुई है यहाँ पर लिखा है, इसे हम इंडेक्स बोलते हैं, यानी कि इंडेक्स में 3 लिखा है।
इस इलामत को, स्क्वायर रूट को हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि 9 और इंडेक्स में जो भी लिखा है वो 1 डिवाइड बाय इंडेक्स आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर 3 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है और 9 रिप्रेजेंट करता है रेडिकेंड को। 1/3 यहाँ पर एक्सपोनेंट को जाहिर करता है, जबकि 2 के ऊपर जो छोटा सा 2 लिखा है ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये इलामत रेडिकल को रिप्रेजेंट करती है। इस सिंबल को हम रेडिकल कहते हैं। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ एंगल ए इज़। गिवन फिगर में ए की हमने मेजर फाइंड करनी है, एंगल ए की मेजर कितनी होगी। सबसे पहले हम समझते हैं अल्टरनेट एंगल्स को। फर्ज करते हैं हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस को कहते हैं जो कि बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करती, जो एक दूसरे के साथ मीट नहीं करती। इनको आप आगे तक जितना भी बढ़ा दें, आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन और ये ब्लैक लाइंस, इनको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो तब भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर कोई लाइन, कोई ट्रांसवर्सल इनको कट करता हो तो जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स अल्फ़ा और गामा 1 बनते हैं, ये दोनों फ्रॉम डेफिनेशन इक्वल होंगे। अब आप देखें यहाँ पर एक लाइन है ए बी और ये दूसरी लाइन ऊपर बनती है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और एक और लाइन बी सी इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यूजिंग डेफिनेशन यहाँ पर अल्टरनेट एंगल जो कि 60 बन रहा है और ये एंगल बी बन रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं कि एंगल बी 60 डिग्री के इक्वल है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 70 इक्वल टू 180। 180 हमने क्यों लिखा? क्योंकि तीनों एंगल्स ट्रायंगल के हैं और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को सम करें तो आंसर 180 डिग्री के इक्वल आता है। अब एंगल बी की वैल्यू हमने निकाल ली 60 डिग्री यूजिंग अल्टरनेट एंगल्स डेफिनेशन। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, बी की जगह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से जो हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट, जो नंबर्स आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम स्टैटिस्टिक की ज़ुबान में डाटा बोलते हैं। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, x-3 होल स्क्वायर इज़। x-3 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आपको गिवन है। अब ये स्टेटमेंट x-3 होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a-b होल स्क्वायर वेयर a इज़ x एंड b इज़ 3। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं a-b होल स्क्वायर। a-b होल स्क्वायर का मतलब है कि a-b को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, पहले आप a को a से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ab बन जाएगा माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। चूँकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है तो ए बी और बी ए एक ही चीज़ है जो कि ऐड होकर 2ab बन जाएंगे, यानी a-b होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई x इज़ 2x एंड 3 टाइम्स 6x प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एक ही चीज़ है, ये दोनों सेम है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, थिंक ऑफ अ नंबर, एड 4, डबल द सम, रिजल्ट इज़ 30, फाइंड द नंबर। यानी एक नंबर सोचें, उसमें 4 जमा करें और उस सम को डबल करें तो आंसर 30 आता है। तो जो नंबर हमने सोचा वो नंबर क्या था या क्या है? सबसे पहले हमने लेट किया कि नंबर x है। अब दी गई तरतीब के मुताबिक सबसे पहले हमने x में 4 को ऐड किया, उसके बाद सम को डबल कर दिया। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना या ऐड कर देना। आपने ऐसा नहीं कर देना कि x प्लस 4 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 का डबल नहीं है, बल्कि ये 4 का या x प्लस 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए डबल का मतलब हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना होता है या उसी को ऐड कर देना। लेट सपोज अगर आपसे कहा जाए कि 8 का डबल क्या होगा, तो 8 का डबल होगा 8 प्लस 8 विच इज़ 16, और 2 मल्टीप्लाई बाई 8 वो भी 16 ही आता है, ना कि 8 का डबल 8 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, बल्कि ये 8 का स्क्वायर है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने समझनी है कि डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। हमने सम को डबल कर दिया और रिजल्ट आ गया 30 के इक्वल। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन आपके सामने है, बहुत आसान है, 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Question number 10. HCF of these three numbers 14, 35 and 98 is. इन तीनों नंबर्स का HCF क्या बनता है? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमने इन तीनों नंबर्स के फैक्टर ढूंढने हैं, यानी ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम इनके नीचे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर होल नंबर आ जाए। मीन्स आप देखें 14 के फैक्टर बनते हैं 1, 2, 7, 4। सिंस 14 डिवाइड बाई 1 14 आता है, 14 डिवाइड बाई 2 इज 7, 14 डिवाइड बाई 7 इज 2 एंड 14 बाई 14 इज 1। इसी तरह 35 के फैक्टर्स भी हमने लिख दिए और 98 के फैक्टर्स भी लिख दिए। अब HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढना है जो इन तीनों में कॉमन है। तो वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है जो कि इन तीनों में कॉमन है, तो HCF इन तीनों का 7 है। इसके अलावा एक और मेथड भी जिससे मैंने HCF को फाइंड किया है, वो मेथड है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 14, 35 और 98 को आप लिख लें। उसके बाद आप देखें ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर ये तीनों नंबर्स डिवाइड होते हैं। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों को डिवाइड करता है। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 14, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 35 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 14 इज़ 98। उसके बाद आप देखें क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों को भी डिवाइड करे, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि इन तीनों को डिवाइड करता हो। हाँ, 2 और 14 2 से डिवाइड होते हैं, मगर HCF के लिए आपने इन तीनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो जब ऐसा कोई नंबर ना हो तो आपके साथ ये लेफ्ट साइड पे जो नंबर आ गई ये HCF है। तो एक ही चीज़ अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तब भी ठीक है, अगर फैक्टर्स निकाल के आप HCF ढूंढ ले तब भी बात एक ही, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 7 इनका HCF है, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको समझ आई होंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।